स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज क्लिक द डिस्क्रिप्शन, क्लिक द फर्स्ट लिंक दैट विल टेक यू टू माय इंग्लिश ओनली चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे, अभी बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है इंटरनल कंबस्शन इंजन में यानी कि आइस इंजन में। तो आइए इसे थोड़ा समझते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। आप ये समझिए कि ईवी टेक्नोलॉजी जो है हल्ला बहुत करता है, उसका असर जीरो होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। यानी कि अभी अगर आप पूरे प्लेनेट पे देखना चाहेंगे कि ईवी का क्या असर हुआ है, बेस्ट केस बहुत ज्यादा बटर मसाला लगा के अगर आप बेस्ट केस कहते हैं तो वो ये हो रहा है कि ऑयल कंजम्पशन का ग्रोथ रेट धीरे हुआ है। अब वो भी ग्राफ में तो वो भी नहीं दिख रहा है, बट आप वो बोल सकते हो। मतलब हकीकत यह है कि 0% इम्पैक्ट आया, यानी कि क्रूड ऑयल का कंजम्पशन सिर्फ एक बार घटा रिसेंट टाइम में, जब 2020 का पैंडेमिक हुआ उसमें इतना घटा कि सब जगह दिख गया। लेकिन बाकी ओवरऑल अगर आप देखोगे तो वो बढ़ते ही जा रहा है। और ईवी को आए हुए काफी टाइम हो चुका है। मतलब ऐसा भी नहीं कि ईवी अभी ताजा चीज है, हो गया भाई 10-15 साल हो गया ईवी को। मतलब 2008 में ये बनाया हुआ था, क्या बोलते हैं, टेस्ला मोटर रिलीज हुआ था। और उतने टाइम में मतलब आप समझिए कि आईफोन आया, पूरी दुनिया चेंज कर दिया। मतलब पैंडेमिक आया, पैंडेमिक का वैक्सीन आया, पैंडेमिक खत्म हो गया। मतलब कि उतना सारा चीज उतना हाई स्पीड से हो गया और वहां पे ईवी का कोई असर नहीं है। इसीलिए बोल रहा है, आप लोगों का बात मत सुनिए, वो इतना सेल्स हो रहा है, वो समझ तेल कौन खा रहा है तब, या तो ईवी तेल गटक रहा है या तो झूठ बोला जा रहा है। तो वही समझिए। और रहा बात, मान लीजिए कि मैं आप किसी तरह से बहुत ज्यादा सब्सिडी देते हैं, जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट 10,000 करोड़ का सब्सिडी के आसपास का बात कर रहा है, या उससे भी ज्यादा, आप बहुत ज्यादा फूक लेते हैं। आप उतना सब्सिडी दे के लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल में कर देते हो या हाइड्रोजन पे कर देते हो, ग्रिड रेडी ही नहीं है। यानी कि दे मतलब पूरे प्लानिट का आप इसका लीजिए, यूरोप का लीजिए, साउथ अमेरिका का लीजिए, नॉर्थ अमेरिका का लीजिए, लैटिन अमेरिका का लीजिए, एशिया पैसिफिक, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, सबका एनर्जी कंजम्पशन जोड़िए, जितना हम लोग क्रूड ऑयल कंज्यूम कर रहे हैं उसका कुछ परसेंट भी वो नहीं है। यानी कि ग्रिड है ही नहीं प्लैनेट में। और ये नहीं मतलब यहां वहां नहीं, पूरे प्लैनेट में ग्रिड नहीं है कि आप पूरा ईवी से कर दें। और अगर ईवी नहीं कर सकते तो हाइड्रोजन का तो कोई सोचना भी नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन 3 गुना ज्यादा बिजली खाता है। क्योंकि आप लोग कभी पढ़ते नहीं हो स्कूल में, राउंड ट्रिप इफिशियंसी आपने कभी ध्यान से दिया नहीं, पढ़ा नहीं। आप लोग को तो थोड़े हिस्ट्री पढ़ना आएगा कि अपोलो मिशन में इसमें स्पेस शटल में अगर हाइड्रोजन फ्यूल सेल यूज किया गया तो ओरायन में हटा क्यों दिया गया, जबकि नासा ने सारा चीज पब्लिश किया है, आपके केमिस्ट्री बुक में लिखा हुआ है। पढ़ेगा कौन। तो वही बात है कि अगर ईवी से आपको तो अच्छा ग्रिड नहीं है, हाइड्रोजन उससे 3 गुना खाएगा, और पानी भी खाएगा बाय द वे, और उतना पानी खाएगा कि फर्क पता चल जाएगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि अभी के टाइम में, यानी कि 2025 में आप बोलते हो ना, फूक लेते हो कि हमको पूरा ईवी करना है देश में, एकदम ये करना नहीं होने वाला है सर। ना तो ग्रिड रेडी है और ना ही ईवी रेडी है, दोनों में से कोई रेडी नहीं अभी के टाइम में 2025 में। अब रहा बात की तो ग्रिड का क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिन्यूएबल्स का काफी अच्छा ग्रोथ हो रहा है, विंड काफी ग्रो कर रहा है, सोलर ग्रो कर रहा है, अदर्स ग्रो कर रहा है। एक्चुअली अगर आप गीगा वाट आवर में देखिएगा तो सोलर से ज्यादा विंड चल रहा है, क्योंकि विंड जब भी लगता है बड़ा बड़ा लगता है। मतलब कि आजकल के टर्बाइन थोड़ा बह गए हैं। मतलब कि एक एक टरबाइन 10 मेगावाट से ऊपर चल रहा है, कुछ कुछ टरबाइन में कोशिश की जाए 16 मेगावाट का एक टरबाइन करें। अब मतलब उससे फर्क क्या पड़ता है। बात है कि आप जितना बड़ा बना सकते हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट उतना नहीं भागता है। यानी कि एक टावर है, उसमें एक बंदा जाएगा, उसका बेरिंग चेक करेगा, मतलब एक बंदा आपको बुक करना है। लेकिन अगर उसे 100 टावर देखने हैं और 100 टावर का, हर टावर का आप कैपेसिटी बढ़ा दीजिए, तो पर मेगावाट आवर जो आप सेल कर रहे हो उसका दाम घट जाता है। और ऑफ करने में बहुत सारा हेडेक क्लियर हो जाता है। और रहा बात मरीन लाइफ का, मरीन लाइफ में सिर्फ कुछ ही स्पीशीज हैं जिनको वो हैंडल नहीं होता इंफ्रासोनिक साइड, मतलब मेजॉरिटी फिश उसको कोई फर्क नहीं होता। बहुत सारे जो ये विंड फार्म है वहाँ पे स्कूल ऑफ फिश बन जा रहे हैं। यानी कि वहाँ लिटरली वो नेचर रिजर्व है, जैसे चेरनोबिल हुआ वो नेचर रिजर्व बन गया, विंड फार्म वहाँ नेचर रिजर्व बन जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बोट आते जाते नहीं है उस जगह से। तो वो गाड़ी धीरे धीरे सोलर दड़ा के, जब मेरे छत पे सोलर लग गया है तो गाड़ी खुली है, लेकिन दिल्ली अभी बहुत दूर है। मतलब कि अगर आप इसका कंजम्पशन हटाने का सोचे भी, वो सर बहुत ज्यादा दूर है। मतलब कि नंबर आपका कई गुने से गायब है। तो वही है। और रहा बात कि इसको आप रश नहीं कर सकते कि ना मैं ना बैन कर दूंगा, ना मैं ना सबको चार्जर लगा दूंगा, सर अगले दिन देश में बिजली गायब हो जाएगा अगर वो बेवकूफी। और ये मैं क्लियर करता हूँ, हर जगह का होगा, चाहे चाइना का कीजिए चाहे कुछ। और जो लोग हैं चाइना में ईवी है, कुछ नहीं है। चाइना का सबसे ज्यादा तेल खा रहा है, दुनिया हटाइए, चाइना ही सबसे ज्यादा खा रहा है, सबसे ज्यादा। वो रशिया से काहे दोस्ती किया भैया, चीप एंड ऑयल एंड गैस, ऑयल एंड गैस सर। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि अभी के टाइम में, यानी 2025 में ग्रिड रेडी नहीं है, और इसको रश करना भी ऑप्शन नहीं है। आपको इसको नेचुरली ग्रो कराना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। मतलब अगर आप, तो इसका मतलब कहता है, इसका मतलब होता है कि इंटरनल कंबस्शन इंजन मिनिमम 50 ईयर्स तो है ही, और 100 साल तक तो चलेगा ही, कितना भी कर लीजिए।
तो अब रहा बात इसका मैथमेटिक मतलब पर्यावरण पे कैसा होता है। पर्यावरण पे अगर आप जितने भी कंबस्शन इंजन चल रहे हैं फ्लीट वाइड यानी कि सब जो चल रहा है, अगर उसका माइलेज आप 10% बढ़ा देते हैं, पर्यावरण को ज्यादा टाइम मिलेगा। मतलब कि पूरा ईवी सेल्स का जितना असर पड़ा है CO2 आउटपुट पे, उससे ज्यादा असर पड़ेगा अगर सिर्फ कंबस्शन इंजन को 10% इफिशिएंट कर दिया। मतलब कि जितना ईवी का हुला लाला हुआ 0% है, कंपेयर टू अगर 10% आप घटाते अगले दिन दिखने लगा। जैसे कि यहाँ बता रहे 10% का ड्रॉप भी नहीं है बाय द वे, वो पेंडेमिक का जो सैटेलाइट में दिखने लगा कि सर एटमॉस्फेयर कैसे बदल गया। ये बहुत बड़ी बात है लोगों के नंबर में, वो इसीलिए मैं सब नंबर डिटेल दिखाता हूँ। किसी भी साइट से, किसी भी हिस्ट्री बुक से, किसी भी ओपेक कंट्री से, किसी भी ऑयल बाइंग नेशन से देख लीजिए कि ऑयल, पेट्रोल, गैस ये सब का क्या खपत घट रहा है कि बढ़ रहा है। बेस्ट सब लोग जो बटर मसाला लगा रहे हैं ईवी में वो भी ये करें। अच्छा वो थोड़ा सा मतलब कि और तेज भागता है, मतलब ये लाइन ऐसे भाग जाता है, उसके जगह पे वो थोड़ा सा धीरे धीरे भाग रहा है। बेस्ट वही है। ईवी अभी रेडी नहीं है, ग्रिड तो दूर दूर तक नहीं है। और वही बोल रहे हैं कि अगर आपसे इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं चलने वाला है तो हाइड्रोजन का फूकना नहीं है। और कुछ लोग अमोनिया अमोनिया हाइड्रोजन खा के बनाया जाता है। ना होवे सर, ना होवे। सिर्फ एक ही फ्यूल के मामले में सिर्फ एक ही चीज आप कर सकते हैं, विद इन द कंस्ट्रेंट ऑफ रियलिटी, सीवीड बायोफ्यूल। और कोई चीज नहीं है जो आप कर सकते हैं। अगर आप जमीन पे एथेनॉल किए, खाने का दाम इतना बढ़ जाएगा और आप भूखे मारे जाएंगे। और बाय द वे एथेनॉल में एनर्जी नहीं होती उतनी, इसीलिए F1 में यूज किया जाता था, यूज करने के बाद उसे छोड़ा गया। तो वही एकदम क्लियर, एथेनॉल ये समझ लिए अल्कोहल ग्रुप में आता है। और हम लोग गाड़ी जो चलाते हैं वो हाइड्रोकार्बन में चलाते हैं। हाइड्रोकार्बन को जलाना मुश्किल है लेकिन उसमें ज्यादा पावर है। यानी कि वो बोलता है बेटा इंजीनियरिंग आप अच्छे से करो तो ही हम चमकेंगे। एथेनॉल बोलता है चल जाएंगे, बस ज्यादा माइलेज के गिनना, बस माइलेज भूल जाओ, बार बार तेल भराते रहो। तो यही समझिए, जरूरत है हमें कुछ ऐसा करने का जिससे भी जो इंटरनल कंबस्शन है उसको इफिशिएंट कर सकें। अब रहा बात प्रॉब्लम क्या है, तो अगर हम लोग इंटरनल कंबस्शन इंजन पे लगभग 150 साल से मेहनत कर रहे हैं, तो रहा बात की क्या दिक्कत है। 150 साल में बहुत एडवांस हो जाना चाहिए था। बात ये समय इंटरनल कंबस्शन इंजन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ब्यूटी है। मतलब कि अभी चूंकि मैं इंजन के साथ काम करता हूं तो मतलब ये पार्ट होता है, उसके अंदर ये पार्ट होता है। मतलब हम क्या देखा, पिस्टन है, पिस्टन है, अजी पिस्टन थोड़ी कुछ है। पिस्टन है, उसके बाद पिस्टन रिंग है, उसके बाद सेकंड पिस्टन रिंग है, उसके बाद ऑयल स्क्रेपर है, ऑयल स्क्रेपर स्प्रिंग है, और उसके बाद एक रिस्ट पिन है, उसके बाद एक क्रैंक है, बहुत सारा चीज है। तो इसे समझना बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। और पावर और प्रिसीजन के मामले में डिस्कशन नहीं करना है, क्योंकि आपको कोई ऐसा चीज बनाना है जो बूम बाम ब्रिम कई हजार बार पर मिनट झेल सके। तो पावर और प्रिसीजन बहुत ही हाई होता है। मतलब कि हम लोग जो कि मास प्रोड्यूस करने लगे हैं तो इसका दर्द नहीं होता, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि बहुत ही एडवांस है इंजन। मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं तो समझ में आ रहा है। आधा से ज्यादा हमारा प्रोटोटाइप सिर्फ इसीलिए फेल होता है कि बना दिए उसको, सर घूम क्यों नहीं रहा, अच्छा यहाँ पे जैम हो जा रहा है। मतलब कि कोऑर्डिनेट मशीन से हम लोग चेक कर रहे हैं कि भाई मैच कराओ भाई, CNC से जो निकल रहा है और जो हम लोग को कैड में चाहिए वो नहीं मैच कर रहा है। होता है, वो टाइम लगता है। कोई भी अपने यहाँ इंजन डिजाइन कीजिएगा बैंड बच जाएगी। ये सब के मामले में जो लोग मतलब टोयोटा, होंडा, फिएट, स्कैनिया, ये लोग की आधा से ज्यादा इंजीनियरिंग वही लगती है कि सर बनाओगे कैसे उतना रिफाइंड। और हम लोग ध्यान भी नहीं देते क्योंकि ये हो गया, सॉल्व हो गया प्रॉब्लम। तो वही समझिए। तो ये तो है कि वो बन गया है, कॉम्प्लेक्स है, काम करता है, लेकिन कोर लेवल पे मतलब उसके कोर में घुसिए बहुत सारा इशू है। यानी कि ये सब ऑलमोस्ट बस जुगाड़ है। और रहा बात कि हम लोग पहले से क्यों नहीं ठीक कर रहे हैं, पहले तेल उतना महंगा नहीं होता था। यानी कि जब तेल का दाम 40 रुपए लीटर था तो लोग उतना लोड नहीं लेते थे। इकोनॉमी एक अच्छा सा ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री में पड़ी थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से। वो अच्छा से ग्रोथ किया, ग्रोथ हो रही है। अगर तेल का दाम भाग भी रहा है और आपकी सैलरी उस तेल के दाम से ज्यादा स्पीड से भाग रही है, मतलब तेल का दाम 2x भाग रहा है, आपकी सैलरी 5x भाग रही है, आप थोड़े ध्यान दोगे, थोड़े आप माइलेज पे ध्यान दोगे। गरीब लोग माइलेज का ध्यान देते हैं, अमीर लोग नहीं करते हैं। इसीलिए कभी भी फरारी या इसमें क्या बोलते हैं आपका बुगाटी वेरोन में कभी कोई पूछता है कि भैया माइलेज कितना है, वो अमीर लोग के लिए। अमीर लोग माइलेज नहीं पूछते हैं। तो रहा बात कि जैसे जैसे लोग गरीब होना शुरू हुए, जैसे जैसे तेल का दाम और भागना शुरू हुआ, तब जाके अब दिख रहा है कि अरे यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा। मतलब कि समझिए हमारा पॉकेट अब चिल्ला रहा है। पर्यावरण से अभी भी किसी को लेना देना है, बस पॉकेट से लेना देना है। हाँ ये फायदा कि अगर आप माइलेज बढ़ाते हैं, बंदे का पॉकेट बच जाता है, पर्यावरण साइड इफेक्ट में बच जाता है, तो बल्ले बल्ले। तो वही, तो बहुत सारा इशू है। अब रहा बात कि इस जितने इश्यूज हैं उसको अब सॉल्व करना है। क्यों सॉल्व करना है, इनोवेशन से आप उसे बेटर कर सकते हैं। यानी कि जो बहुत सारा चीज है जो इंजन में अरे पहले से ऐसा होता था, उसी को हम लोग रिफाइन करते 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 सॉर्ट कर दिया, सर यही है यही बनाओ। लेकिन जरूरी नहीं है, चेंज हो सकता है, अभी भी बदलाव आ सकता है। और अभी भी रैंडमली कोई नया चीज आ सकता है, और इतने हम लोग पहले क्यों नहीं करते थे। बहुत सारा चीज हो सकता है और हो रहा है बाय द वे, छोटे छोटे लेवल पे बहुत सारा चीज हो रहा है।
तो जैसे एक सिंपल एग्जांपल देते हैं, फिजिक्स में क्या प्रॉब्लम है? फिजिक्स है ये वहां से प्रॉब्लम, यानी कि आपका जो बूम है, जहां पे आप फ्यूल बूम कर रहे हो, वो कितना गर्म है वर्सेस आपका कोल्ड सिंक। कोल्ड सिंक इंडिया के मामले में मान लीजिए 60 डिग्री सेल्सियस एम्बियंट है, और रहा बात की आपकी कार्नो एफिशिएंसी डिफाइन करेगी कि आपका हॉट कितना हॉट है। तो आप तो सीधा सीधा सोचेंगे ये फिक्स है, इसको हम नहीं छेड़ सकते। वो हॉट है, उसे और हॉट कर देते हैं, जो कि है मतलब शुरू शुरू का इंजन मतलब आप समझिए 600-700 डिग्री सेल्सियस तक जाता था, और हम लोग धीरे धीरे और कंप्रेशन बढ़ाने लगे और मेहनत करने लगे। अब आराम से 1000 डिग्री आराम से चले जाते हैं, कुछ कुछ डिजाइन पे तो 1500 डिग्री सेल्सियस जा सकते हैं। तो बल्ले बल्ले नहीं, यहाँ पे बल्ले बल्ले नहीं, यहाँ पे एक दिक्कत हो गया कि आप जितना बर्न ये करेंगे, मतलब फ्यूल को जो बर्न करेंगे, एकदम हाई टेम्परेचर बर्न करेंगे, फिजिक्स बोलेगा थारे भाई को एफिशिएंसी मिलेगी, आप खुश। दिक्कत है कि नॉक्स भी इसी में बनता है, यानी कि हमारे आपका जो एयर इनटेक है, एयर इनटेक में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, उसमें ऑक्सीजन प्लस बहुत सारा नाइट्रोजन, उतना ज्यादा नाइट्रोजन जाने के कारण और उतना ज्यादा टेम्परेचर होने के कारण वो नॉक्स बना देता है, वो प्रदूषण है। तो समझ सकते हैं, मतलब दो चीज, आप चाहोगे कि हम बहुत इफिशिएंट बनाए, इंजन बोलेगा हम बन जाएंगे सर, डीजल इंजन इसीलिए इतना बदनाम है। डीजल इंजन बोलता है भैया 1500 डिग्री, अरे हम 1700 डिग्री सेल्सियस देंगे, तुम टेंशन काहे ले रहे हो, दबाओ कंप्रेशन एकदम 18:1 कंप्रेशन दो, एकदम फोड़िए दो, वो कर देगा। फिर नॉक्स इतना गंदा निकलेगा कि भैया अमोनिया डालना पड़ता है नॉक्स बचाने के लिए, भैया नॉक्स इतना मत निकालो। अब लेकिन वही समझिए कि ऐसा नहीं कि इंजीनियर्स को नहीं पता है कि वो नॉक्स कैसे हैंडल करता है, लेकिन बात है कि फिर इफिशिएंसी घटेगी, फंस गए। फिर अगर आप बात करते हो आरपीएम का, ठीक है, इंजन में आप देखते हो ना आरपीएम वहीं वहीं टोक्यो ड्रिफ्ट वहीं 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 कर रहे हैं। अब आरपीएम पे भी दो प्रॉब्लम है, जैसे कि अगर आप सोचो कि मेरे को ऐसा दोनों माइलेज एकदम बटर, लोड ही नहीं लेना है हमको, माइलेज चाहिए, दुनिया जाए तेल लेने, तेल बहुत महंगा है, हमको सस्ते में निपटाना है, आपको आरपीएम घटाना पड़ेगा, बहुत घटाना पड़ेगा। जैसे कि दुनिया में सबसे एफिशिएंट इंजन जो होते हैं वो लार्ज कंटेनर शिप में लगते हैं, वो सबका आरपीएम कितना होगा गेस कीजिए। आप देखते होंगे बड़ा इंजन थोड़ा छोटा हो जाता है, मतलब आरपीएम में आपका जैसे छोटा छोटा इंजन का बाइक है 10,000 आरपीएम, हायाबुसा सब तो लगभग 13-14 हज़ार आरपीएम चला जाता है, F1 लगभग 20 को छूने का कोशिश करते रहता है जब देखो तब। तो और उससे बड़ा बड़ा ये बड़ा जनरेटर सब देखते होंगे, वो सब आता है 3,000, 1500। तो कंटेनर शिप कितना जाता है 100, 150, 150 में खुश रहने का, उससे ज्यादा वो आरपीएम देता ही नहीं है। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि आप जितना आरपीएम कम रखेंगे, आपका पैरासिटिक लॉस उतना कम होते जाएगा, तो आपका इंजन ब्रीथ कर पाएगा, एक्सपेंशन हो पाएगा, आप एनर्जी निकाल पाएंगे, और वो ऑलमोस्ट थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी 50% तक चला जाता है, 50 से ऊपर चलते हैं बाय द वे, और उसी के भरोसे शिपिंग हो रही है, नहीं तो तेल उतना खाता कि काम ही नहीं होता। तो रहा बात की, तो हर कोई हम लोग वो लो आरपीएम पे क्यों नहीं करते हैं? बात है इंजन बड़ा हो जाता है, ये पेनल्टी है। यानी कि अगर वो इंजन का थ्योरी आप लेते हो कि ठीक है हम उसको लोकोमोटिव में करते हैं, ट्रेन पटरी में धंस जाएगा, वो इतना बड़ा और इतना भारी हो जाएगा। क्योंकि शिप की बात कर रहे हैं, शिप बड़ा और भारी हैंडल कर सकता है, इसीलिए उसमें ये किया जाता है। समझे, यहाँ पे भी अब फिजिक्स है, आप सोचोगे कि हम आरपीएम घटाएं, इफिशिएंसी बढ़े, बल्ले बल्ले, लेकिन फिर साइज बढ़ते जाएगा, साइज अब बढ़ जाएगा तो पता चला आपका बैटरी वाला प्रॉब्लम है कि आपने बहुत बड़ा बना दिया, उसी का वजन अब इधर से उधर कर रहे हो। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ दो चीज लड़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग यही है, दो चीज लड़ाई झगड़ा करेंगे, आपको बैलेंस करना है। जैसे आप सोचेंगे हम बहुत कंप्रेशन देंगे, बम बम करेंगे, सर कर दोगे, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इफिशिएंसी आ जाएगी, फिजिक्स बोलता आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, बस फिर पर्यावरण वाले अपने मिसाइल मारने आ जाएंगे। फिर आप बोलोगे हम आरपीएम घटा देंगे, अरे सर बल्ले बल्ले, इफिशिएंसी बढ़ जाएगा, अति बल्ले बल्ले सर। लेकिन उसके बाद आप बोलिए मत कि उसे गाड़ी में लगाना है, क्यों? वो ट्रक के साइज का कार का इंजन होगा, तो वो एक दिक्कत है। जैसे एक दूसरा एक और बात है, कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो को आप सोचोगे हम बढ़ा देते, पेट्रोल में हम बढ़ा देते कंप्रेशन, क्यों नहीं करते? बूम करने लग जाता है, जैसे हम लोग कहते हैं नॉक, यानी कि कंप्रेशन होना ही शुरू हुआ उससे पहले ही पेट्रोल ऑटोमेटिकली बूम कर जाता है, वो पिस्टन को फोड़ देता है। बाय द वे, अगर नॉक हो गया, गया इंजन चला दिया, तो समझिए प्रॉब्लम है। और इसीलिए बोला कि पहले क्यों नहीं इस पर रिसर्च होता है, बहुत रिसर्च हुआ तभी हम लोग आ गए। अगर आपको हम हेनरी फोर्ड का जो पहला कंबस्चन इंजन जो यूज हो रहा था उस टाइम में, उसको अगर आप आज का सबसे सस्ता मेरा है मारुति एस्प्रेसो का K10 इंजन से देखिएगा, K10 इंजन ब्लैक मैजिक लगेगा, भैया इतना चीज इसमें कैसे है? बहुत डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन अब डेवलपमेंट भाग रहे हैं और तेज कर रहे हैं, क्यों? पैसा, तेल बहुत महंगा हो गया है, तेल महंगा होते जा रहा है, और रहा बात हम लोग पर्यावरण भी अच्छा चाहते हैं, तो ये थोड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज बना दे रहा है। अब रहा बात इसमें सबसे आसान तरीका कि मतलब अगर आपको देश को आज सुधारना है कि मतलब मैं देश में ये तरीका आज लाऊं और कल देश संभल जाए, तो हाइब्रिड सबसे अच्छा है। ऐसा क्यों? क्योंकि समझिए रोड इंजन को बहुत टफ लाइफ है, यानी कि रोड इंजन बनाया जाता है पागल जैसा है कि भैया तुम 500 आरपीएम से चलना शुरू करो और 6500 आरपीएम तक चलाओ। अगर आप देखेंगे कि जो हाई स्पीड हाई सुपर कार बनाया जाता है उसका पिस्टन का स्ट्रोक बहुत छोटा रहता है, जबकि आप इसका देखिएगा जो K10 जो मारुति सब यूज कर बहुत लंबा स्ट्रोक देते हैं, क्यों? ताकि लो आरपीएम पे जब आप सिटी ट्रैवलिंग कर रहे हो तो वो थोड़ा ही
रिस्पॉन्सिव फील करे, नहीं तो आपको बहुत हाई रेव करना पड़ेगा, नहीं तो ये इंजन जिक 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 करने लगेगा। तो इसको बनाना पड़ता है बहुत लंबा रेंज का। जैसे ये आराम से आपको मिलेगा कि भैया इसको 600 आरपीएम से आपका गाड़ी संभालने लगे लोड और आपका 6500 तक चला सके। तो इतना रेंज देना कंबस्शन इंजन के लिए बना तो देंगे, लेकिन माइलेज नहीं दे सकते। ये लॉ ऑफ फिजिक्स है और ये हर इंजन में आपको ये ग्राफ मिलेगा। कहाँ से आपको लाते हैं वो आप पे, जैसे स्कैनिया का मिल जाता है आसानी से, टोयोटा वोटा का बहुत मेहनत कीजिएगा तो मिल जाएगा। तो जनरली इसको निकाला ऐसे जाता है कि आपका इंजन लिया जाता है, उसमें फ्यूल पंप को मॉनिटर करते हैं, उस पर लोड डालते हैं, आरपीएम लॉक कर दिए, 500 आरपीएम पे चलाओ, लॉक कर दिए, हाँ टॉर्क बढ़ाओ तुम, ये 10 न्यूटन मीटर का लोड डाले, फिर 20 का डाले, फिर 30 डाले, ऐसे ऐसे मेजर करते हैं। तो ये ग्राफ निकलता है। ये ग्राफ में आपको क्या पता चलेगा, इंजन को इतना दूर चलाने के लिए आपका स्वीट स्पॉट बहुत छोटा हो जाता है। यहाँ पे स्वीट स्पॉट है आपका, यानी कि 2500 आरपीएम और आपका 70 न्यूटन मीटर का लोड डालिए, बम बम, मतलब कि एकदम भयानक माइलेज आएगा। लेकिन गाड़ी वहां रह नहीं सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि वो ट्रांसमिशन से जुड़ा हुआ है। ट्रांसमिशन डायरेक्ट रोड का झटका डाल रहा है, तो वो न्यूटन मीटर जो है वो ऐसा हो जाता है, क्या आएगा माइलेज? माइलेज कचरा हो जाता है। अगर आप लोग के पास गाड़ी है जिसमें रियल टाइम माइलेज का मीटर है, देखिए कभी उसको, मतलब हाईवे पे चलाइए और कोशिश कीजिए खाली रोड पे कि एक एक करके गियर बदलिए, बीच में एक बार रैंडमली दिखेगा कि बहुत ज़्यादा माइलेज दिखाने लगेगा। वो होगा जब वो यहाँ स्वीट स्पॉट पहुंचेगा। स्वीट स्पॉट पे आप रह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आप गाड़ी भी चला भी रहे हैं और वो है स्वीट, हवा चलने लगा दूसरे तरफ से, वो टॉर्क बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा। और ये समझिए उल्टा भी करता है इंजन बहुत। जैसे कि आप सोचेंगे ना, अच्छा हम आरपीएम रखते हैं लेकिन लोड नहीं डालते, वो ज़्यादा तेल खाता है। आप ट्रक का इंजन ले लेते हो और उसको आइडलिंग करते हो, वो तेल फ्री का गटकने लगता है, उसको पसंद ही नहीं। आप उसमें लोड डालो, बोलेगा थारा भाई संभाल लेगा। लोड नहीं डालोगे ज़्यादा तेल खाएगा, इसलिए देखिए वो 700 ग्राम खाने लगता है अगर आप उसमें लोड नहीं डाल रहे हैं 1 यूनिट के लिए, और लोड डाल रहे हैं तो 2500, मतलब ये 225 में 1 यूनिट बना देता है। लोड डालने पे ज़्यादा इफिशिएंट हो जाता है, हर इंजन के साथ है। और हमें रियल लाइफ में क्यों नहीं माइलेज मिलता है? ये अगर आपका ओबीडी पोर्ट है, उसमें आप लगा के लॉक करके देख सकते हैं कि इंजन कहाँ पे चल रहा है, दद 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 दद, ऐसे ऐसे उसका बेचारा इंजन पूरा कोशिश कर रहा है। फ्यूल कंप्यूटर कोशिश कर रहा है कि आप डाल रहे हो, ये क्या बोलते हैं, एक्सेलेटर कमांड डाल रहे हो, उसके हिसाब से बेचारा वो कोशिश कर रहा है कि यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो। वो बेचारा मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए रियल लाइफ में आपको कभी भी भयानक माइलेज नहीं मिलता है। माइलेज आराम से, मतलब बिना लोड के 40 किलोमीटर प्रति लीटर आंख मूंद करके मिल सकता है हर इंजन में जो है मार्केट में। बस उसको आपको वहां फ्लोट कराना पड़ेगा, भैया तुम उससे आगे ना जाओ ना उससे पीछे जाओ। तो वही है। तो ये जो हम लोग बैंड बढ़ा किया ना कि भैया आपका 500 से लेके 6500 तक, या कुछ कुछ गाड़ी आप देखते होंगे 12000 तक आरपीएम चला जाता है। जनरली 12000 जाते नहीं है, लेकिन रेड लाइन होता है आपका 8 to 9000 में। उतना रेंज में कैसे कोई इंजन बनाएगा? नहीं बनेगा। वो बस पूरा कोशिश करते हैं कि मैनेज करो। तो हम लोग उसमें बहुत सारी चीज पोते हुए हैं ताकि वो मैनेज कर सकें। जैसे कि वाल्व टाइमिंग, यानी कि जो वाल्व टाइमिंग आपका लो आरपीएम पे बटर है, वो हाई आरपीएम पे बर्बाद कर देगा। इसीलिए उसको चेंज करो। वाल्व में, हर गाड़ी में वाल्व में टाइमिंग डालना पड़ता है। उसका अलग अलग नाम हो सकता है, वेरिएबल वाल्व टाइमिंग हो सकता है, क्या आईवीटी शायद होंडा कहते हैं। मतलब हर कंपनी अलग अलग नाम दी हुई है। और रहा बात ये समझना बहुत जरूरी है, कोई भी कंपनी पेटेंट कराती है तो वो 20 साल तक ही रहता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। तो बहुत सारा पुराना चीज जो पेटेंट किया, जैसे होंडा ने किया, वो सब लोग अब कर लेते हैं क्योंकि पेटेंट एक्सपायर कर गया। फिर बहुत सारे केसेस में होता है कि कुछ सिलेंडर को ज़्यादा लोड पे रखो, जो बोले लोड घटा देने पे बर्बाद हो जाएगा, लेकिन सिलेंडर डिसेबल कर दो। जैसे कि रोल्स रॉयस करेगा कि हाँ भाई हमारा 16 इंजन का ये है, क्या बोलते हैं, 16 सिलेंडर का सिस्टम है। सर ट्रैफिक में कितना चलाओगे? सर 16 में से ये कर दो, 10 बंद कर दो, 6 को ही बस चलाओ लोड डाल के। तो बहुत तिगड़म करना पड़ता है ताकि ये इतना बैंड संभाल सकें। तो रहा बात की, अगर हम लोग वेरिएबल लोड का समस्या हटा दें, मतलब कि लोड फिक्स दे देंगे, भैया तुम उतना ही किलोवाट निकालो जितना में तुम माइलेज हो, मतलब तेल महंगा है, ऐसे सोच के डिजाइन कीजिए, तब आप उसका समस्या सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा कैसे होगा? आपको सीरीज हाइब्रिड करना है विथ बैटरी स्टोरेज। ये समझना बहुत जरूरी है। सीरीज हाइब्रिड कहने को तो आपका डीजल लोकोमोटिव भी है, लेकिन उसमें बैटरी नहीं होता है। आपको बैटरी चाहिए जैसे सबमरीन में होता है। ऐसा क्यों? ताकि वो जनरेटर, उसको लोड ही नहीं लेना है, उसको सिर्फ हमारा ये आरपीएम है, और उस पर आपको तिगड़म भी नहीं डालना है। सिलेंडर डिसेबल करो, वेरिएबल वाल्व टाइमिंग, वो सब कचरा निकाल के फेंक देना है। उसको बनाना भैया आप एकदम हल्का, 1 आरपीएम, 1 टॉर्क लोडिंग आप बता दो, बाकी सारा चीज हम उसके हिसाब से फिट कर देंगे। और हाँ, ये थोड़ा सा बदलेगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये टेम्परेचर पे है, डिपेंडेंट है। यानी कि अगर आपका आउटडोर इंडिया है तो थोड़ा सा, मतलब 225 की जगह पे हम आराम से देख सकते हो 300 खाने लगेगा। इंडिया गर्म है थोड़ा। वहीं अलास्का चल जाइए, क्या पता वो और बेटर हो जाए, ये 200 हो जाए। ये अलास्का का 0 डिग्री सेल्सियस हवा आ रहा है, वो एकदम कर रहा है। तो हम लोग को बस वही करना है कि फ्लोट कर देना है कि भैया तुम जनरेटर रहो, हम तुमसे नहीं सब चीज कम करें। सीरीज हाइब्रिड करो और बैटरी डाल दो। बैटरी क्यों? बैटरी रिजर्वायर रहता है, तो ये नॉइज जो हो रहा है बैटरी उसे संभाल रहा है। मतलब आप समझिए कि एक पाइप आ रहा है, बांध में आपने रिजर्वायर है, अब बांध से आउटपुट आप कंट्रोल कर रहे हो।
तो ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व करता है। अब कितना फर्क पड़ेगा, 30% तक लोग पहुंच गए हैं। 30, यानी कि अगर आप ट्रक चला रहे हैं और ट्रक में ये तिगड़म करते हैं, ट्रक में जो इंजन डाले वो छोटा कर सकते हैं। इंजन क्यों छोटा करेंगे, क्योंकि ट्रक को जो इंजन डाला जाता है वो ओवर साइज होता है। क्यों ओवर साइज होता है, ताकि जो कभी कभी टिक ओवर करते हैं उस टाइम में इंजन साथ दे। मतलब उतनी सुन लोड के लिए आप जबरदस्ती का वो इंजन लग कर रहे हो। कुछ कुछ डिजाइन पे ये इंडिया में भी एक बंदा कोशिश कर रहा है, चेस बार्बर ये कनाडा में कोशिश कर रहे हैं, और ये 15% तो आपको अगर आप लुचपुच डिजाइन बना रहे हैं तो मिलेगा एफिशिएंट। तो हाइब्रिड इसीलिए जरूरी है। और ये जो हम लोग इलॉन मस्क के चलते हैं फूक लिए कि सब लोग ये कोशिश करने लगे फुल ईवी देने के लिए, वही उसी के कारण ईवी से तेल नहीं घटा है। क्योंकि ये अगर करने लगते, सब लोग के पास गाड़ी आ जाती, हल्ला सब खोलते हैं मुंह खोल के, हम ना 10,000 किलोमीटर चलाएंगे। सर आप 200 नहीं चला सकते हो, ठीक है, आपका हमको उतना ही बैटरी देंगे जो 100 या 150 अगर आप टैक्सी उक्सी के लिए खरीद रहे हो, उससे ज्यादा नहीं। और आधा से ज्यादा बिजली आपका सिर्फ एसी खाएगा। 90% टाइम आपका ईवी है। जब आपको कभी दूर जाना है वो कंबस्चन है, और कंबस्चन इफिशियंट है, प्रदूषण कम है, तेल कम खाएगा, और बैटरी बहुत बड़ा के जगह छोटा सा से हो जाएगा। टोटल वजन कम रहेगा, ट्रांसमिशन का वजन गायब रहेगा, बहुत आराम से कर सकते हैं। और ट्रक सबको आज यही आप कर सकते हो, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो ये एक सबसे अच्छा ऑप्शन है कि जो टेक्नोलॉजी अभी है उसी में सारा समस्या सॉल्व करो। अब दूसरा बात करते हैं कि नए इंजन पे भी काफी डेवलपमेंट हो रहा है। हम भी सीवी इंजन में काम कर रहे हैं, तो हिसाब वही समझिए कि अभी पॉसिबल बहुत है। अगर आपको बोलते अरे 150 साल से, अरे सर अभी तो गाड़ी खुली है उसकी। अभी जैसे सिंपल एग्जांपल देते हैं कि पपेट वाल्व जो रहता है वो फिजिक्स का एक लिमिटेशन है। आप एक ऐसे डंडी रखो, हवा को आ रहे हो, हवा भिड़ेगा, फिर हवा ऐसे जाएगा, फिर ऐसे निकलेगा, मजा नहीं आएगा। कुछ लोगों ने डिजाइन किया कि रोटरी वाल्व बना दो। अब रहा बात कि उस पर काम हो रहा है कि रोटरी वाल्व कैसे सील करें, काम वो बहुत अच्छा करता है, उसमें कोई फिजिक्स वो सॉर्टेड है। सीलिंग में दिक्कत है, बाकी चीज में दिक्कत नहीं है। फिर काफी लोग का है कि ये कर रहे हैं आपका कॉम्पैक्ट 2 स्ट्रोक बना रहे हैं, क्योंकि अगर आप जो मैंने बताया शिपिंग वाला वो 2 स्ट्रोक है, उसमें ऑयल बर्न नहीं होता है। तो हम लोग उसे गाड़ी में करेंगे, तो उसमें एक तो स्ट्रेट रॉड रहता है अप डाउन करने के लिए, उसके बाद आपका कैम रॉड रहता है जो घूमता है, उसका साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। 2 स्ट्रोक जनरली अगर आप मोटर बाइक में देखेंगे वो बहुत ये होता है फिश, यानी कि छोटा सा साइज है, बम बम ताकत है, क्योंकि पावर स्ट्रोक उसका हर रोटेशन पे आ रहा है। वहीं 4 स्ट्रोक में हर 2 रोटेशन में एक पावर स्ट्रोक आता है। तो ये कंपनी कोशिश कर रही है कि भैया आपका हम 2 स्ट्रोक देंगे जिसमें आपका फ्यूल ये ऑयल के साथ मिक्स नहीं होगा, मतलब कि वो चेंबर से हवा नहीं खींचेगा। ये हम भी सीवी इंजन में भी हम कर सकते हैं। और ये इन्होंने स्मार्टली किया कि पपेट वाल्व की जगह पे ये रोटरी वाल्व लगा दिया, और रोटरी वाल्व एग्जॉस्ट का लोड नहीं लेगा, पिस्टन एग्जॉस्ट का लोड लेगा। जब वो नीचे आके जब आपको निकालना है, लोड खत्म हो गया, तब वो खुलेगा। ये बहुत ही क्लेवर डिजाइन है। और इसको क्या मैं अगर सीवी इंजन के डिजाइन से कंपेयर करूं तो बस अंतर ये है कि इनमें इनको ये चाहिए सुपर चार्जर। सुपर चार्जर होता है जो आपका बेल्ट से चल रहा है, यानी कि जब आप स्टार्टर मोटर चलाएंगे वो सुपर चार्जर उसी टाइम चलाएगा। ऐसा क्यों, ये एयर सक नहीं कर सकता है, ये नेचुरली एस्पिरेटेड नहीं है, सांस नहीं लेता है ये बंदा, इसको सांस ठूंसना पड़ता है। तो वो उसका साइड इफेक्ट है। मतलब ये डिजाइन बहुत अच्छा है, और एक्जैक्टली ऑलमोस्ट 90% यही डिजाइन है आपका कंटेनरशिप वाला। तो पावर डेंसिटी इन्होंने सॉल्व कर दिया, और कंटेनरशिप का डिजाइन को छोटा कर दिया, और ऑयल बर्निंग का समस्या सॉल्व कर दिया। अब रहा बात सीवी इंजन में, हम और एक स्टेप कर सकते हैं कि भैया आपको ये नेचुरली एस्पिरेटेड रख सकते हैं। तो हम बात करेंगे रॉन से कि भैया इसका एक डिजाइन बनाया जाए। देखते हैं, अभी हम लोग जो ड्रोन वाला बना रहे हैं इंजन वो 2 स्ट्रोक है, जो ऑटो के लिए बना रहे हैं वो 4 स्ट्रोक है। तो वही ये तो आपको बोल रहे हैं 2 स्ट्रोक को सॉल्व करने पे लोग लगे हुए हैं। फिर आपका बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं वैंकल रोटरी इंजन, उस पर भी 2 कंपनी है, एक तो है कि आपका डिस्क को घुमा रहे हैं, एक तो दूसरा है ये कंपनी तो इसे ऑलरेडी रेंज एक्सटेंडर के तौर पे यूज कर रही है। फिर बहुत सारा यहाँ पे है कि क्रैम शाफ्ट को ही बदल दो। क्रैंक शाफ्ट यानी ये जो ढिंकी चिका हो रहा है, यही सबसे बड़ा समस्या है, ये फिजिक्स का समस्या है। आपका एनर्जी निकल रहा है वो फ्रिक्शन में ही बेचारा चला जा रहा है। तो उसमें भी 3-4 कंपनी मेहनत कर रही है। उसमें सीवी इंजन का पूरा कॉन्सेप्ट वही है कि हम लोग वो क्रैंक शाफ्ट बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे 4-5 तो और डिजाइन है, उस पर भी मेहनत किया जा रहा है। जैसे आपका सीवी मोशन मेरा हो गया, वासी हो गया, स्कॉच योक इंजन हो गया, सब लोग कोशिश कर रहे हैं। अब बोलेंगे कि तीनों में क्या अंतर है, अगर तीनों सिर्फ कैम शाफ्ट को हटाने का काम कर रहा है। सीवी का सबसे बड़ा बात यह है कि उसमें ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन नहीं है, रोलिंग है। आप रोल कर रहे हो, स्लाइड नहीं कर रहे हो। उसीलिए उसमें वो फ्लावर पेटल वाला डिजाइन है कि सब चीज रोलिंग है। तो वही देखिए, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, मतलब लोग लगे हुए हैं, मेहनत किया जा रहा है, दबा दबा के काम हो रहा है। और इसका डिजाइन में वही बोल रहा है, इसका बेचारा बस हम लोग को बस ये एक ही चीज का दिक्कत है। और यार इसको टेक्निकली सॉल्व कर सकते हैं कि क्योंकि वो क्या बोलते हैं, सुपर चार्जर एनर्जी बहुत खाता है, पैरासिटिक लॉस बहुत है, उसको हटाओ, टर्बो लगाओ, बस टर्बो में इलेक्ट्रिक कर दो। यानी कि वो जो आता है ना F1 में थर्मल एनर्जी रिकवरी लगाओ, तो उससे फायदा रहेगा। स्टार्टर के टाइम स्टार्ट कैसे करोगे, स्टार्ट कीजिए, वो स्टार्टर मोटर इसको घुमाएगा और
इलेक्ट्रिक मोटर उसको घुमा देगा, जहां वो घूम के स्पीड पकड़ेगा टर्बो को हम लोग रिटार्ड करते हैं, यानी कि उसे स्लो करना पड़ता है कि नहीं तो वो फीडबैक लूप है वो इंजन फोड़ देगा। तो वहां पे आपको स्लो करने के जगह पे उस पर लोड डाल दो, बिजली निकालो। F1 इसीलिए 51% तक का थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी दे देता है, भैया टर्बो से ही निकाल देते हैं बिजली। कितना निकालते हैं बड़े बड़े शिप में अब ये करने लगे हैं, वो ऑलमोस्ट जो उनका ऑक्स जनरेटर है उसे बंद कर देते हैं, बोले बंद करो यार, बंद करो, बहुत तेल बचता है। मतलब 500-600 किलो वाट एनर्जी निकालते हैं। बट टू बी फेयर वो सब जनरेटर बहुत बड़ा रहता है, 1-2 मेगावाट से 50-60 मेगावाट का रहता है, तो उतना साइड में निकाल सकते हैं आप। तो वो कर सकते हैं, डबल बेनिफिट निकाल सकते हैं कि टर्बो ये सुपरचार्जर का पेनल्टी हटाओ, टर्बो का रिकवरी भी डाल दो। लेकिन हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, बट आज के टाइम में पॉसिबल है। तो वही बोल रहे हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं कि इंजन में और जान डाला जाए। कोई अगर ये फिगर आउट कर लिया कि कैसे इसको सील करते हैं, अगले दिन वो बंदा पैसा छापेगा। बनाने वाले सब लोग हैं, और बाय द वे पेटेंट एक्सपायर हो गया, आप भी बना सकते हो। बस सील करना किसी ने अभी तक नहीं सोचा कि सील कैसे करें, कि बूम हो जोर से और वो बोले हम सील कर लेंगे। इनका सबसे बेस्ट डिजाइन है, क्योंकि सीलिंग जो मेन कंबस्शन इवेंट हो रहा है वो क्लोज्ड एनवायरमेंट में हो रहा है, उसको कोई टेंशन नहीं है। तो बहुत लोग नए नए डिजाइन पे मेहनत कर रहे हैं और स्मार्ट हैं, इसलिए ओ ईवी आ गया, ईवी ईवी कुछ नहीं है। इसलिए बोला, कोई बोला आपको ईवी आ रहा है, चप्पल लीजिए उसे जूता से मारिए, बोले क्रूड ऑयल का कंजम्पशन बढ़ रहा है कि घट रहा है, और दुनिया का आबादी नहीं बढ़ रहा है, वो कब से घटना शुरू हो गया है। तो रहा बात कि हम लोग भविष्य में क्या कर सकते हैं, तो ये समझना बहुत जरूरी है। ईवी अभी के टाइम, यानी मैं 2025 का फैक्चुअल डेटा बता रहा हूं, वो रेडी नहीं है। और हमारा ग्रिड तो बात ही नहीं करना है। ग्रिड पे अगर आप ट्रक्स डालने लगे ना, जैसे वॉल्वो एक ट्रक रिलीज किया इंडिया में, ओए होए होए 800 यूनिट की बैटरी, मतलब 800 यूनिट का बैटरी, भैया 800 में लोगों के घर चलते हैं एक महीने के लिए। 800 नहीं, मुंह खोल के लूज मोशन कर रहे हो क्या? 800 यूनिट का बैटरी डाल दे रहे हैं कुछ, हम 1 मेगावाट आवर का बैटरी डाल रहे हैं, इसलिए सर चलेगा कहां से करोगे? और वो सब चार्जिंग ऐसा नहीं है कि मतलब प्लग लगा के चार्ज करो, आपको ये लाना पड़ेगा सब स्टेशन से हाई वोल्टेज लाइन लाना पड़ेगा, यानी कि आपका 11 केवी या इतना बड़ा बड़ा में आपको चाहिए 135 केवी का लाइन, और उसके बाद 135 केवी का ट्रांसफार्मर का दाम देखिएगा, बाकी सब चीज सस्ता लग जाएगा। तो समझना बहुत जरूरी, वो अभी फूक लेना है, बट प्रैक्टिकल नहीं है। रेंज एक्सटेंडर आपको टाइम देता है अडॉप्ट करने के लिए, क्योंकि मुंह सब लोग खोल रहे हैं, आपको मुंह में ठूस देना है, गाड़ी लो जाओ, इलेक्ट्रिक गाड़ी है, सर क्या होगा रेंज खत्म हो गया, चला लेना ना, तेल है, तेल डालने का तो आदत है, अभी भी तेल ही डालो। और क्या होगा, मेरे घर बिजली नहीं रहता, तेल डालो, माइलेज मिल रहा है ना, खुश रहो। कहाँ तुम मारुति के लिए 20-22 पे रो रहे हो, कहाँ हम तुमको आराम से 24 से ऊपर तो मुंह दिखाई कर देंगे। और कोई मेहनत करता है ढंग से, जैसे मान लीजिए डायरेक्ट इन सिलेंडर फ्यूल इंजेक्शन करते हैं, 30 तो दे ही सकते हैं बिना लोड के, मतलब 30 लो जाओ, टेक इट एंड गो। तो वही वो आज प्लेनेट को बचाएगा। आज जैसे ये शुरू में लोग ट्राई करते थे कि भैया ये लेड एसिड में भी लोग बनाए बाय द वे, ये आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो उसमें पीछे छोटा सा जनरेटर लगा के चलाते थे, लॉन्ग रेंज के लिए वैसा ही करते थे। तो हम लोग बस वही करना है, मतलब कि ये जो जबरदस्ती का इलॉन मस्क का जो सब लोग फूल नहीं 100% ईवी करना, सरकार का कि हम 10,000 करोड़ लगा देंगे। सर अगर आपको 10,000 करोड़ देना पड़ रहा है, वो आपका रेड अलर्ट होना चाहिए, ये काम नहीं कर रहा है। अगर प्रैक्टिकल होता ईवी तो लोग हंसी खुशी खरीदते, तेल का कंजम्पशन घट जाता। नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि वो अनकुक्ड है, उसके सारे टेक्नोलॉजिकल पार्ट नहीं सॉर्ट हुए हैं, टाइम चाहिए उसे पकड़, मतलब बेचारे 3 महीने का बचवा है, आप काट के निकाल दिया, दौड़ो ओलंपिक्स में, नहीं उसे टाइम चाहिए। जैसे हमारे एक सीनियर बोलते थे कि 9 औरत लगा देने से 1 महीने में बच्चा नहीं बनता है, वही है। तो हमें प्लेनेट को आज बचाना है, ना कि सब मैजिकल टेक्नोलॉजी। अगर बैटरी में डेवलपमेंट होगा, सर बैटरी में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, बैटरी में सिर्फ लाइफ स्पैन इंप्रूवमेंट हो रही है, सिर्फ पैकेजिंग इंप्रूवमेंट हो रहा है। आप विकिपीडिया में जाइए, कैलकुलेट कीजिए कि सिंगल सेल का वो कैपेसिटी जो बता रहे हैं, कोई बैटरी अभी तक नहीं मैच कर रहा है। मतलब सिंगल सेल कैपेसिटी यहां आता है, हम लोग यहां है, डेवलपमेंट क्या हो रहा है यहां से यहां हो, ये अभी भी फिक्स्ड है सर, टेंशन मत लीजिए। इसलिए बोलते चलो हाइड्रोजन में एनर्जी है, इसलिए नहीं सर, वो कैपेसिटी यही है, आप इतना ही निकाल सकते हो। और ये डीजल से कंपेयर करोगे, नहीं होगा कंपेयर। जैसे काफी लोग हम लोग हाइड्रोजन से प्लेन चलेंगे, इसलिए चला चुके हैं सर, चलाने के बाद छोड़े हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं, जो आप आलसी हो, आप कभी हिस्ट्री नहीं पढ़ते हो, आपका फॉल्ट है। नासा तो पूरा पेपर वर्क छापा हुआ है कि कितना हाइड्रोजन लगाने पे कितना उनको इलेक्ट्रिसिटी मिला, और उन तो प्योर प्लैटिनम यूज कर रहे थे फ्यूल सेल में। आप आलसी हो तो उसका ये मतलब थोड़े कि हाइड्रोजन में एनर्जी आ जाएगी। तो वही है, हम लोग को आज प्लेनेट को बचाना है, इसको करना है। और अभी बहुत आइस में बहुत टाइम है, जैसे अब सिंपल एग्जांपल थे, डोजर है, उन लोग हुलू नहीं किए, शांति से भैया DX सीरीज है, D6 का X सीरीज है, कैट का है, गियर बॉक्स ही हटा दिया, बोले ट्रांसमिशन लो उसे हीट कर दो, जो आपका इंजन है उस पर जनरेटर लगाओ, जनरेटर से ये इलेक्ट्रिक ड्राइव यूनिट बेसिकली ये जैसे आपका डीजल लोकोमोटिव चलता है ट्रेन वाला, वैसे ही ये कर रहा है, गियर बॉक्स हटा दिया। इसको थोड़ा और ये जितने लोग खरीद रहे हैं लिटरली खुश हैं कि भाई तेल बच रहा है। अब बोले कन्वर्शन और ना तेल बच रहा है, क्यों? इंजन फिक्स्ड आरपीएम पे, हाँ टॉर्क थोड़ा सा ऑब्वियसली
कम होगा, इसमें बैटरी नहीं है, लेकिन उनके हिसाब से 10% ही इसका तेल आपका कई गाड़ी का तेल का होता है। तो वही हमारे पास अभी बहुत टाइम बचा हुआ है आइस को रिफाइन करने का, और ग्लोबल इकोनॉमी में वो फोर्स कर देना कि सबको हम ईवी कर देंगे, नहीं होगा सर, नहीं होगा। मतलब आप नहीं चाहोगे कि सरकार करे वैसा, क्योंकि अगर सरकार वैसे करती है सब लोग भूखे मारे जाएंगे। अब प्लीज कोई यूरोपियन छोटे से मोहल्ले का दाम लेके मत बोलने लगे अरे वहां के छोटे से मोहल्ले ने कर लिया है। सर इंडिया, चाइना, यूएसए, ऐसे टॉप 10 कंट्रीज को गिनिए और तब बात कीजिए, टॉप 10 बाय पॉपुलेशन। अभी भी रशिया में जो बूम हो रहा है, जो उनका बार बार पेट्रोल पंप फूट रहा है, तो तेल के लिए लोग लाएंगे। इलेक्ट्रिक गाड़ी कहाँ है? जीरो, शुद्ध, शून्य, जीरो है ही नहीं। तो ये बोल रहे हैं कि हम लोग हाइब्रिड करके देश का तेल का कंजम्पशन आराम से 10 से 12% घटा सकते हैं, जो कि पैंडेमिक के टाइम लेवल का घटा देंगे। और उसके बाद टेक्नोलॉजी रेडी होगी, जैसे जैसे बैटरी बेटर होगा, बैटरी बेटर होते चला जाएगा। इंजन आप और छोटा करते जाओगे कि भैया पहले मान लीजिए 100 किलोवाट का इंजन डाले थे, फिर बोलोगे यार 75 डालते हैं, कभी बुरे दिन में कभी जरूरत पड़ता है, 75 रहने दीजिए। और बहुत अच्छा बैटरी हो गया, 50 कर दीजिए। घटाते जाइए, जीरो मत कीजिए, घटाते जाइए। फ्रंक का जो सबको भूत चढ़ गया, फ्रंक है हमारी गाड़ी में, हटाओ फ्रंक हटाओ। आदत है हम लोग को बिना फ्रंक के रहने का, रह लेंगे, मरेंगे नहीं, लेकिन यूज तो कर पाएंगे। तो अभी बहुत ऑप्शन है, इसीलिए आइस इंजन में अगर आपको अभी घुसने का मन है, दिल खोल के घुसिए। भले ये वेंचर कैपिटलिस्ट आपको पैसा नहीं देंगे, लेकिन अभी भी बहुत स्कोप है, और कुछ अच्छा अगर आप क्रैक कर लिए, पैसा दबा के छापिएगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, ये इंटरनल कंबस्चन इंजन में इतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट अब क्यों हो रहा है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा, कुछ सीखना, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दो, उससे मेरा काफी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँ कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँ सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, अगर फ्री है तो आपने वीडियो दिखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।